ये वाला जो क्वेश्चन नंबर अपना 1 था कि इस क्वेश्चन में क्या था ना कि sin x प्लस cos x इक्वल टू y प्लस 1/y रेज़ टू पावर हाफ, मतलब इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ओके, क्वेश्चन सिंपल था। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ कि मैं हर क्वेश्चन में रेटिंग दिया करूँगा, मतलब 10 में से इसकी टफनेस लेवल कितनी है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को मीडियोकर लेवल पे रख रहा हूँ, मतलब इस क्वेश्चन को मैं 5 से 6 मतलब 5 to 6 रेटिंग दूंगा, 10 में से 5 to 6 रेटिंग दूंगा, मतलब ऑन एन एवरेज 5.5। ओके, ठीक है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पर। सो गाइस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन क्या था, sin x प्लस cos x इक्वल टू y प्लस 1/y रेज़ टू पावर हाफ, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अच्छा, ये रेंज मेथड पता है तुम लोग को? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इस रेंज मेथड में क्या होता है, जैसे LHS और RHS की साइड दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं, मतलब हो सकता है वो सेम टाइप के फंक्शन हो, जैसे इसमें अलग अलग टाइप के, इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजेब्रिक है ना। तो अलग अलग फंक्शन दिए होते हो और दोनों फंक्शन की तुम्हें एक तो रेंज निकालनी है और ये देखना है कि रो रेंज में जो आने वाले पॉइंट हैं, है ना, वो दोनों की रेंज, मतलब ये LHS और RHS की जो रेंज के आने वाले पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट पर इक्वल हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन बताते हैं, जैसे इसमें क्या है ना, sin x प्लस cos x की रेंज निकाली, फिर -√2 से √2, ये कैसे निकाली? अच्छा मैं बोल देता हूँ, जैसे a sin x प्लस b cos x, नोट कर लेना, a sin x प्लस b cos x की रेंज होती है -√a² प्लस b² से लेकर √a² प्लस b² तक। ओके, सो दिस इज द रेंज ऑफ a sin x प्लस v cos x। ओके, तो इसमें a और b की जगह 1 1 है, तो हमारी वैल्यू होगी -√1² प्लस 1², मतलब -√2 से √2। ओके, और ये वाला फंक्शन हुआ y प्लस 1/y। इसमें क्या होता है ना कि ये इस फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इस फंक्शन की रेंज होती है -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, मतलब -2 से 2 के अलावा, है ना, इसकी सारी वैल्यूज आएंगी, है ना, इस फंक्शन की रेंज में -2 से 2 के बीच के अलावा सारी वैल्यूज आएंगी। ओके, तो इधर साइड नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते हम, मतलब -∞ में -2, क्योंकि इसके ऊपर हाफ लगा हुआ है, तो माइनस की कोई क्वांटिटी के ऊपर रूट लग जाता है तो वो एक इमेजिनरी क्वांटिटी बन जाती होगी, 11th में पढ़ा होगा ना, है ना। तो √2 से इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब इसकी जो रेंज होगी। और ये देखना ये दोनों रेंज है ना, वो सिर्फ √2 पर इक्वल हो रहे हैं, √2 पर इक्वल हो रहे हैं, तो हमने इन दोनों की वैल्यू के आगे √2 रख के इसकी वैल्यू निकाल ली। अब वो कैसे करते हैं? ये सिंपल ट्रिक होता है, जैसे sin x प्लस cos x है ना, तो इसको 1/√a² प्लस b² से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इसकी a और b की वैल्यू 1 होगी, है ना, तो 1/√2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, है ना, तो दोनों साइड डिवाइड कर दिया और इस साइड 1 आ गया और इस साइड sin x/√2 प्लस cos x/√2, है ना। और ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? sin π/4 और cos π/4 की। ओके, तो हमारी ये आइडेंटिटी बन गई कौन सी? sin a cos π/4, मतलब 1/√2 होती है cos π/4 प्लस cos x, है ना, sin π/4। ओके, तो ये हमारी वैल्यू बन गई, sin π/4 भी 1/√2 होता है, तो हमारी क्या होगी? sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब sin a प्लस b। तो इसी हिसाब से हमारी आइडेंटिटी बन गई sin x प्लस π/4, और ये वाली वैल्यू होती है वो π/2 होती है, ठीक है। तो sin π/2, और इसकी हमने वैल्यू आगे रख दी, x प्लस π/4 की वैल्यू होगी इक्वल टू π/2, मतलब ये sin और sin हट गया और x की वैल्यू अपनी आ गई π/4। ओके, और y की वैल्यू हम, ये दूसरा वाला फंक्शन था ना, ये पाई, इसकी जगह इसके आगे हमने जब √2 वैल्यू रखी, है ना, तो हमें क्या मिला कि हमने दोनों को स्क्वायर किया तो y प्लस 1/y की वैल्यू 2 हो गई, है ना। और ये सिर्फ एक ही कंडीशन में सही हो सकता है, जब y की वैल्यू 1 हो, मतलब 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू 1 निकल आई और x की वैल्यू π/4 निकल आई, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा नया बताने का नहीं था। तब भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो एक बार कमेंट में बता देना, ओके, मैं दोबारा बता दूंगा।
तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। इसमें क्या है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 4/33, और ये लिखा है इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीरीज, दैट मीन्स कि ये इनफाइनाइट टर्म होगा, कि मतलब ये प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसकी हमें वैल्यू निकाली। ये अपने 4 ऑप्शन रहे। ओके, तो आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। तो भैया जी ये अपना क्वेश्चन था, क्या था, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चन के। ओके, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं रेटिंग दूंगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अगर 10 में से मैं इसको 7 से 8 के बीच में रेटिंग दे रहा हूँ तो करेक्ट रेटिंग है। ठीक है, और tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस डॉट डॉट, इस तरीके के क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा एक, अच्छा एक चीज़ और है, ऐसा क्वेश्चन एक और आता है, जैसे कि उसमें आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, तो एक बड़ी सी लंबी सी सीरीज बनी हुई है, और आप जब इसको चेंज करते हैं इसके अंदर की वैल्यू, तब आपको देखने को मिलता है ये लास्ट वाले से कट गया, लास्ट सेकंड इससे कट गया, लास्ट थर्ड इससे कट गया, है ना। तो ऐसे कटते कटते एक टर्म बचेगा या कुछ भी नहीं बचेगा और इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत लोगों को वो क्वेश्चन जाकर कन्फ्यूजन हो जाती है, जब वो घर से तो वही करके जाते हैं, लेकिन आप जब पेपर में ये आएगा ना, तो वो वाला फंडा वो यहाँ अप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ वैसे भी कतई अप्लाई नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ये देखो कि एक कोई पैटर्न सा बन रहा है। ठीक है, तो 1 2 यहाँ पे 4 लिखा था, आप जब अपनी उस क्वेश्चन में देखेंगे ना तब यहाँ 4 लिखा था, और आगे डॉट डॉट डॉट, और नीचे वाला डिनोमिनेटर हमने उठाया तो 3 9 33 ऐसा बना हुआ है। फिर हमने क्या सोचा कि इसमें ये जो फंक्शन है ना, तो इसमें क्या होगा, कौन सी सीरीज बन रही है, ये चीज़ देखता हूँ। सीक्वेंस कुछ बन रहा है, तो हमने देखा 1 2 4 है ना। ओ माय गॉड, ये शायद 2 रेज़ टू पावर n तो नहीं है, या फिर इसकी वैल्यू 2 into n भी हो सकती है। ठीक है, हमने कही ये इसकी 2 n टर्म निकल सकते हैं, या तो 2 रेज़ टू पावर n या तो 2 into n। ओके, और ये नीचे वाली सीरीज का, जैसे हमें इसे 3 3 9 और 9 इसमें कोई पॉइंट में रेशियो आ जाएगा, तो ये जीपी भी नहीं हुई, अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं हुई, और क्या हो सकता है। तो हमें बैठे थे तो हमें एकदम दिमाग में क्लिक किया कि इसको हम लिख सकते हैं 2+1, और इसे हम लिख सकते हैं 8+1, इसे लिख सकते हैं 32+1, मतलब 2 की पावर 1+1, 2 की पावर 3+1, 2 की पावर 5+1। तो इसमें जब हम देख रहे हैं कि 2 की पावर ऑड +1 हो रहा है, और ऑड टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, 2n+1, तो हमने इसका nth टर्म क्या लिख दिया, 2 रेज़ टू पावर 2n+1 +1। ओके, तो ये अपना इसका nth टर्म हो गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत कि भैया इसके ऊपर के 2 nth टर्म निकल लेते, एक तो 2 into n, दूसरा 2 रेज़ टू पावर n, तो हमें कौन सा रखना होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा। इसको रुको, पहले हम लोग ये लिखते हैं, जैसे हमने एक तो लिख दिया 2 रेज़ टू पावर n और 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2n+1, और मान लो हमने एक साइड में ये भी लिख दिया 2 into n अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2n+1, मतलब 2 के साथ n का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ओके, अब एक चीज़ देखो, 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2n+1 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर n+1, मतलब इस n 2n प्लस को हम 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस n+1, और इसको हमने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर n+1, तो ऐसे हमने इसे 2 में डिवाइड कर दिया। फिर हमारी बुद्धि चली 1 मिनट, हमने ट्रिग्नोमेट्री में जब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, कंडीशन अप्लाइड कि अगर आपने पढ़ी होगी, तब आपको एक फॉर्मूला सिखाया जाता है tan इनवर्स a माइनस वी, सॉरी ITF पढ़ी होगी, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, tan इनवर्स a माइनस वी अपॉन 1 प्लस a इंटू वी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो ऐसा ही कुछ ऐसा बन रहा था कि 1 प्लस तो नीचे बन ही रहा था भैया। फिर मैंने क्या सोचा, ऊपर भी अगर इन दोनों का कुछ जुगाड़ हो जाए, ऊपर बन जाए, तो हमारा तो काम बन गया। ठीक है, तो अभी हमने उस दूसरे वाले टर्म को नहीं देखा, 2 into n, मतलब ये nth टर्म बन सकता था कि नहीं बन सकता था। मैं सारे केस डिसाइड करके बता रहा हूँ, मतलब ये भी केस हो सकता है, ये भी केस हो सकता है, मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपको पेपर में किस तरीके से सोचना है। ओके, तो हमने क्या देखा, 2 रेज़ टू पावर n+1 माइनस 2 रेज़ टू पावर n, इसका हमने देखा, जब इसको हमने माइनस करके देखा तो हमें ये मिल गया, बस बल्ले बल्ले हो गई अपन की। अब क्या था, अब तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि हमने इसको tan इनवर्स a माइनस b की फॉर्म में रखा, मतलब tan इनवर्स रेज़ टू पावर 2n+1 सॉरी 2n+1 माइनस 2 tan इनवर्स 2 रेज़ टू पावर n। ओके, फिर इसको हमने यहाँ सम का
सॉरी, जो ये सम का साइन होता है वो लगा दिया, और n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम अपनी वैल्यू जा रही थी, तो हमने जब वैल्यू रखते गए n इक्वल टू 0 रखा तो हमें ये मिल गया, n इक्वल टू 1 रखा तो 2 रखा तो, और ये सारे टर्म, ये सारे के सारे टर्म ये सम हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सम का साइन लगा है, तो इसको सबको सम करना होगा, तो फिर जब हम सम करेंगे तब हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये सम का साइन लगाता है, इसके कारण जो n इक्वल टू 0 पे रखने पर वैल्यू आती है, n इक्वल टू 1 पे रखने को आती, इन सब का सम होता, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव का भी टर्म होता है और नेगेटिव का भी टर्म होता, पॉजिटिव का भी, नेगेटिव का भी, पॉजिटिव का भी, नेगेटिव का भी, पॉजिटिव का भी, नेगेटिव का भी, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में जाके इन्फिनाइट टाइम तक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे खेलते खेलते सब कुछ काट पिट जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं tan इनवर्स 2 की पावर इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे देखना लास्ट में क्या बचता है अपने पास, tan इनवर्स 2 की पावर इनफाइनाइट, मतलब इसका पहला टर्म इसके दूसरे टर्म से कट रहा था, ऐसे पहला दूसरे से, तो लास्ट में ये वाला टर्म बचता है, ये वाला टर्म tan इनवर्स 2 की पावर इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1। ओके, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब 2 की पावर इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी होगी, है ना, और tan इनवर्स 1 होता है अपना π/4, और tan इनवर्स इनफाइनाइट तो π/2 होता है, कुछ ऐसे ही ग्राफ होता है ना, tan इनवर्स का ऐसा करके, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, और ऐसा करके कुछ ग्राफ होता है ना, यहाँ π/2 पर मैं एक बार बना के बता देता हूँ। देखो कुछ ऐसा ग्राफ होता है ना tan इनवर्स का, यहाँ पे यह देख रहे हो tan π/2 पर इसकी जो y की वैल्यू होती है ना tan x की, वो इन्फिनिटी होती है, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होगा अपना π/2। ओके, तो ये अपना जो tan इनवर्स इनफाइनाइट हो गया π/2, और tan इनवर्स 1 π/4, और उसकी माइनस कर दिया π/4, अपना राइट ऑप्शन आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में एक ट्रिक होती है, क्या होती है, जैसे नंबर ऑफ रूट ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए या नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए किसी भी इक्वेशन वगैरह का, तो हम क्या करते हैं, मतलब मोस्टली टाइम मैंने देखा है कि 100 में से 75 केस में आपको क्या करना है, आपको जो 2 फंक्शन दिए होंगे उनको ग्राफ बना के देखना है। अब जैसे कैसे देखना है वो भी बता रहा हूँ, और जो 25 केस होते हैं ना, उनमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन साइड में देख के, वो अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, अभी इसी को देखते हैं।
तो अपना यही क्वेश्चन था ना, x प्लस 2 tan x इक्वल टू π/2, और जो अपनी x की वैल्यू 0 to 2 पाई थी। तो इसमें क्या है ना कि इसमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक तो tan x है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक मतलब जो x बाई जेड जो वेरिएबल से बन के बनते हैं वो होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग कर लिया और एल्जेब्रिक फंक्शन को भी अलग कर लिया। आपको भी ऐसा ही करना है, जैसे हो सकता है यहाँ पर कुछ और दे रखा हो, यहाँ क्वाड्रेटिक दे रखा हो, और तो इसमें क्या है ना, आपको क्या करना है, आपको जो फंक्शन दिए होंगे दो अलग अलग, उनको आज सेपरेट करना है, और फिर सेपरेट करने के बाद सेपरेट करने, जैसे मैंने यहाँ सेपरेट कर लिया tan x इक्वल टू π/4 माइनस x/2, तो इसमें हमें ग्राफ मेथड लगा देना है। ग्राफ मेथड कौन सा है, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन हो गया और ये tan x का ग्राफ हो गया, अपने tan x का ग्राफ हो गया 0 to 2 पाई तक ही बनाना है, 0 to 2 पाई तक ही बनाना है। क्यों बनाना है कि 0 to 2 पाई तक, क्योंकि हमने जो वैल्यू दे रखी है वो x की वैल्यू 0 to 2 पाई दे रखी है, ठीक है। और हमें ये y इक्वल टू π/4 माइनस x/2 का भी ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब जब आप ये ग्राफ बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये tan x और ये जो π/4 माइनस x/2 तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने ये बनाया, यहाँ पर ये x एक्सिस पर 0 पर इंटरसेक्ट कर सॉरी x एक्सिस पर ये लाइन 0 पर इंटरसेक्ट करेगी, ओके। तो इसमें आपका सॉल्यूशन 3 हो गए, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं इसको 10 में से 4 से 5 के बीच में नंबर दूंगा। ये क्वेश्चन भी कतई सिंपल था, इसमें कुछ खास नहीं था, बहुत ही मतलब छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैं ये बोलूँगा कि इसमें इसे करने के लिए ज़्यादा आपको आधा से 45 सेकंड लगे होंगे, आधा मिनट से 45 सेकंड लगे होंगे। तो इस क्वेश्चन में था tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लो, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, उतना ही छोटा सॉल्यूशन है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, cos इनवर्स माइनस हाफ, ये जब cos इनवर्स के अंदर माइनस लग जाता है तो पाई माइनस, जैसे आइडेंटिटी होती है, याद कर लो अगर नहीं आती है, cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। इसका मतलब जैसे कॉट कॉस सेक, इसके अंदर जब माइनस आ जाता है तो एक पाई लगकर प्लस में पाई लगकर उसके साथ माइनस पीछे लगकर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस कॉट्स कॉसेक हो, है ना, तो वो लग जाएगा, ठीक है। और ये अपने साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा, और इसको π/4 यहाँ लिख देंगे, और ये कॉस इनवर्स हाफ π/3, और ये π/6, इससे काट के 3π/4 आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे।
सॉरी गाइस, थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन नहीं होगा, यहाँ प्लस का होगा, मैंने गलती से इक्वल टू लगा दिया। अब मैं कहूँगा कि आप वीडियो पॉज कर लें और 2 मिनट तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, और सॉरी, अपोलाइज फॉर माई मिस्टेक। ओके, तो हो गया होगा क्वेश्चन सॉल्व। अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था और क्वेश्चन अच्छा था, और इस क्वेश्चन को भी मैं रेटिंग दूंगा 10 में से लगभग 7 रेटिंग दूंगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ। तो भैया ये रहा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें क्या था ना, अगर आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नाम का चैप्टर पढ़ रखा है, अगर आप थोड़े पढ़ने वाले हैं, जो आपकी एनसीईआरटी के लास्ट में दिया जाता है, जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर, वो आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उसमें आपने ये फार्मूला कोसाइन लॉ पढ़ा होगा। इसमें आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि cos b बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस 2ac। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनसीईआरटी के पीछे जाके उस फार्मूले को एक बार देख लें। और 3 फार्मूले लिखे होंगे, cos a, cos b और cos c, और ऐसे साइन फार्मूले भी हैं, tan फार्मूले भी हैं, कॉट भी हैं। तो अगर आप उनको देख लेंगे तो काफ़ी है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब आप जेई मेंस के लिए साइन और कोसाइन या टेन देख लें, उसके अलावा आप कुछ भी मत देखें, ठीक है। और इस फॉर्मूले में क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और अपने को रिलेशन क्या दिया था, ये वाला रिलेशन दिया था, ये वाला रिलेशन दिया था। अच्छा, एक और, हम बैठे थे, हमने क्या शुरुआत में जब क्वेश्चन खुला तो हमारे बहुत चक्के उड़ गए। हमने कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मुझे को खुद समझ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ दिखी इसमें कि इसमें ए है, बी है, सी है। अब ए बी सी क्या है, अगर आप, अब इतना तो लॉजिक खुद भी लगाना पड़ेगा। कभी कभी जेई मेंस भी इतना लॉजिक नहीं देता कि ये ए बी सी क्या है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता, आप भी सोचते रहो कि ए बी सी क्या है, ठीक है। ए बी सी उसकी लेंथ है, ट्रायंगल की लेंथ है, और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये होता है एंगल बिटवीन द लाइन्स। ओके, ठीक है। और यहाँ पर जब हम बैठे थे हमने सोचा क्या कर सकते हैं, तो हमें ये 4ab थोड़ा सा बढ़िया लगा, 4ab, और हमने सोचा ये 2ac। तो हमने क्या किया, इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में चेंज किया, और ये ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बन सकता था, और इसको उठा के इधर साइड ले आए। तब हमने देखा ये ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू 2b इंटू 2 है, तो मतलब ये 4ab है। ओके, तो हमने ये यहाँ पे ये उठा लिया, और दूसरा हमने देखा, दूसरा वाले ए स्क्वायर उठा के सी स्क्वायर के साथ, और इसको उधर साइड लिया, तो हमें ये बन गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अच्छा साथ में सिखाई जाती है, तो ए माइनस 2b का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन गई आइडेंटिटी, और इक्वल टू 0। अच्छा, अगर अगर इसमें ये दोनों इक्वल टू 0 है, मतलब ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना, है ना। और बहुत ही सिंपल ही चीज़ है कि अगर किसी का स्क्वायर का सम 0 आ रहा है तो वो दोनों स्क्वायर के अंदर की आने वाली वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है। अगर ये 0 है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, मतलब a माइनस 2b इक्वल टू 0 और a माइनस सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 2b भी है, a इक्वल टू सी भी है, और इसको हमने कॉन्स्टेंट के इक्वल कर लिया k, ठीक है। cos b का फॉर्मूला लगा हुआ है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2ac। a की जगह k रखो, b की जगह k बाई 2 रख दो, कि 2b इक्वल टू k है, b k बाई 2 रख दो, और c की जगह k स्क्वायर रख दो, और 2 इंटू k, और अपना आंसर आ गया 7/8। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इस क्वेश्चन को मैं रेटिंग दूंगा 10 में से 7। और अपना क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6।
तो भैया ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जो अपने अब तक हमने क्वेश्चन कराया उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे, इसको हम 10 में से 7.5 रेटिंग दे देंगे। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेन से एडवांस की तरफ ट्रांसफ़र होता हुआ लग रहा है, मतलब थोड़ा सा मेन से ट्रांसफ़र एडवांस की तरफ ट्रांसफ़र होते हुए लग रहा है ना, कि क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़े से कंसेप्ट डाले गए, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ किया गया है। इसमें कोई वैसा वो लॉजिक नहीं लगाया, जैसे फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले चिपका दिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस की तरफ डेविएट है क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में हम देख लेंगे tan 1 की वैल्यू अपनी sin 1 अपॉन cos 1 होती है। ये सॉल्यूशन मैंने बनाए हैं, थोड़ा सा इन पे गौर करो, मतलब थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये सॉल्यूशन मिल गए और आपको ये क्वेश्चन मिल गए, आपने छाप लिया, अब जिंदगी भर बैठे हुए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो tan 1 बराबर sin 1 अपॉन cos 1, तो cos 1 की वैल्यू 0 से 1 तक होती है, मतलब cos 1 की वैल्यू 0 से 1 तक होती है। क्लोज ब्रैकेट लगाओ 0 से 1। और लेकिन हाँ, एक चीज़, जब ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू होगी, जब ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू होगी, जब नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर देन होगी, इससे ग्रेटर देन होगी। क्यों होगी? मतलब सिंपल सा लॉजिक है, आप कहीं भी करके देख लेना कि 5 इक्वल टू n अपॉन समथिंग, n अपॉन 0.5 करके देखो तो n की वैल्यू निकलेगी ना 5 अपॉन, सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5 इक्वल टू n अपॉन 0.5 करके देखो तो n की वैल्यू जो निकलेगी ना वो 5 से कम होगी। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, और इसमें लॉजिक भी सिंपल सा ही है, 0 से 1 के बीच में नीचे वाली वैल्यू आएगी तो ऊपर वाली वैल्यू ऑब्वियसली tan 1 इज ग्रेटर देन sin 1। अच्छा, पहला वाला अपना ये फंडा क्लियर हो गया। अच्छा, 1 रेडियन में 57 डिग्री होते हैं, कैसे होते हैं? अब ये चीज़ तो बेसिक है, यहाँ से देख लो, है ना। और मैं बता भी देता हूँ कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन में 180 बाई पाई हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7, तो 57 डिग्री होगी। 57 डिग्री पर क्या होगा, 57 डिग्री पर क्या होगा, जैसे ये साइन का ग्राफ हो गया, ये कॉस का ग्राफ हो गया, ये वाला साइन का ग्राफ हो गया, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, और ये वाला कॉस एक्स का ग्राफ होता है, और ये दोनों मीट करते कहाँ, 45 पर मीट करते। 45 से पहले cos x इज ग्रेटर देन sin x होता है, cos x इज ग्रेटर देन sin x, और 45 के आगे 90 तक, मतलब और भी आगे हो, लेकिन हम 90 तक ही केस ले रहे हैं। 45 से 90 तक जो sin x इज ग्रेटर देन cos x होता है, मतलब sin x इज ग्रेटर देन cos x। अपनी दो गुत्थी सुलझ की, है ना, क्योंकि ये 1 डिग्री, ये 1 रेडियन है ना, वो 57 डिग्री के इक्वल है ना, 57 डिग्री के इक्वल है ना। तो अपनी एक गुत्थी तो ये सुलझ की कि tan 1 इज ग्रेटर देन sin 1, और दूसरी ये सुलझ गई sin 1 इज ग्रेटर देन cos 1, ठीक है। तो अपनी एक गुत्थी तो ये खुल गई कि tan 1 इज ग्रेटर देन sin 1 इज ग्रेटर देन cos 1, ठीक है। अब एक चीज, tan इनवर्स 1 भी दिया था अपने ऑप्शन में, tan इनवर्स 1 में π/4, sin इनवर्स 1 में π/2, कौन बड़ा है? ऑब्वियसली ये वाला sin इनवर्स 1 बड़ा है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना, हम लोग के पास दो रिलेशन आ गए, sin इनवर्स 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, और tan 1 इज ग्रेटर देन sin 1 इज ग्रेटर देन cos 1। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा सबसे बड़ा है, हमें ये कैसे पता लगे? अच्छा, हमारे दिमाग में आई कि अगर हम इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढ लें, sin 1 और tan 1 में रिलेशन ढूंढ लें, sin 1 और tan 1 में रिलेशन क्यों ढूंढे, मैं बताता हूँ। अगर sin 1, मान लो इसमें sin 1 बड़ा हो गया, तो sin 1 जब बड़ा हो गया, तो जब ये tan 1 से बड़ा हो गया, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो अपनी कक्षा में ये तो सबसे ज़्यादा होशियार है, और इस कक्षा में ये सबसे ज़्यादा होशियार है। अगर हमने इन दोनों को कंपैरिजन कर दिया तो पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा ये होशियार है। समझ आ रही ना मेरी बात? sin इनवर्स 1 सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहले हम ये करके देखते हैं। अच्छा, मेरे को कैसे पता लगा कि ये चीज़ है ना, हमको इसको और इसको कंपैरिजन करना है, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। जब आप एग्जाम में बैठे हुए तो थोड़ा आपका दिमाग चलना चाहिए, लॉजिक सब कुछ फॉर्मूला बेस ही नहीं होता है, ठीक है। और मैंने इसीलिए कहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस की तरफ डेविएट है। तो अब थोड़ा आगे और आ जाओ। अच्छा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के पास, मतलब जो थीटा होगा अगर आपका 0 डिग्री के आसपास हो, तब आप देखते हैं कि tan x और sin x और x की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है,
वो अपना sin x का ग्राफ होगा, और ये वाला जो वो ग्राफ जा रहा है वो अपना tan x का ग्राफ होगा। ठीक है भैया, अब ठीक है tan x का ग्राफ है। और एक प्रॉपर्टी होती है ITF में, अगर आपने पढ़ी हो या फंक्शन में आपने पढ़ी हो, तो एक प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर तुम्हें किसी फंक्शन का इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो तुम क्या करोगे, पहले भैया हम वो फंक्शन बना देंगे और y इक्वल टू एक्स पर हम उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा अपना जो फंक्शन हमें जरूरत की है। ओके, मेरी बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी फंक्शन का तुम्हें इनवर्स बनाना हो तो y इक्वल टू एक्स के अलोंग आप उसकी इमेज बना दो, तो वो आपका जो रिजल्टेंट ग्राफ आएगा वो उस फंक्शन का इनवर्स का ग्राफ होगा। थक गया हूं मैं, अब आगे आ जाओ। अच्छा देखो, ये अपने sin x का बनाया और इसके रिफ्लेक्शन में ये sin इनवर्स x का हो गया। ठीक है, ये वाला ग्राफ बन रहा है, यहाँ नीचे जाके थोड़ा सा ऐसा कर्व हो जाएगा। मेरे जो पॉइंटर है ना, इसको देखिए, जो माउस का पॉइंटर है इसको देखिए, यहाँ पर ऐसा कर्व हो जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, जब ये y इक्वल टू एक्स पर tan x का ग्राफ बिल्कुल चिपकते हुए जा रहा है और ये sin इनवर्स x का ग्राफ थोड़ा सा उठते हुए जा रहा है। बात मेरी समझो, थोड़ा सा उठते हुए जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि sin इनवर्स x की वैल्यू tan x से ज्यादा है। कब ज्यादा है, जब थीटा एक अच्छा खासा है, और अच्छा खासा नहीं है, जैसे अच्छा खासा नहीं है, जैसे थीटा 0 के आसपास ही है, तो दोनों इक्वल ही होंगे। समझ आ रही ना मेरी बात, इक्वल ही होंगे। और अगर एक अच्छी खासी वैल्यू है, जैसे 45 हो गई, 90 से ज़्यादा तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकती है ना, मतलब 0 से लेके 1 तक कहीं भी बीच में वैल्यू आ गई तो sin इनवर्स x एक अच्छी वैल्यू देगा। अच्छी वैल्यू मतलब tan x से ज़्यादा वैल्यू देगा। समझ आ रही मेरी बात। अच्छा, इसका ये रिफ्लेक्शन ये हुआ था, ये कॉपी बना के देखना एक बार, इसका ये sin x का रिफ्लेक्शन ये वाला बना था, ये वाला। ठीक है, और इसका ये रिफ्लेक्शन सॉरी ये tan x का है ना, ये tan x का अगर तुम्हें tan इनवर्स x बनाना है ना, तो y इक्वल टू एक्स से ऐसा बना दो, यहाँ पर ऐसा। ठीक है, ऐसा बना दो, ऐसे इनवर्स बनाए जाते हैं, इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, अब वो एक जो 57 एक अच्छी खासी वैल्यू है, 57 डिग्री है ना, और अपना ये sin इनवर्स 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1 हो गया, तो अपनी हाईएस्ट वैल्यू क्या आ गई भैया, sin इनवर्स 1। क्वेश्चन काफी अच्छा खासा था, इसको 10 में से 7.5 रेटिंग दूंगा। और अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था मैं भूल गया, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज और ध्यान में रख लो कि जैसे अपने को मिला कि a नॉट इक्वल टू b, अपन लोग ऐसे लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू b। अगर मुझे इसे कंप्यूटर में लिखना हो, कंप्यूटर में मतलब जैसे अगर किसी के पास CS ब्रांच हो या फिर उसने 12th में CS ले रखी हो, कंप्यूटर साइंस, तो उसको पता लगेगा कि a नॉट इक्वल टू b आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ एक्सलेमेट्री का साइन लगा हुआ है और a नॉट इक्वल टू b, तो ये दोनों चीजें सेम होती हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर पे।
तो भैया जी ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं कि कर पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसका सॉल्यूशन देख लेंगे चुपचाप से। अच्छा क्वेश्चन क्या है, sin रेज़ टू पावर 5x माइनस कॉस रेज़ टू पावर 5x इक्वल टू sec x माइनस cosec x, और ये sin x नॉट इक्वल टू cos x, नॉट इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू कहते हैं, मैंने अभी बता दिया था, है ना। और इसके ऑप्शन 0, 1 to इनफाइनाइट। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने भैया, तो इसमें क्या है कि ये a रेज़ टू पावर 5 माइनस b रेज़ टू पावर 5 की फॉर्म में आ रहा है। मतलब वो क्या होता है, रुको पहले सॉल्यूशन पे आने दो। अच्छा, तो ये वाला अपना जो सॉल्यूशन है वो ये रहा, sin रेज़ टू पावर 5x माइनस cos रेज़ टू पावर 5x इक्वल टू 1 अपॉन cos x, माने कि sec x माइनस cosec x, है ना, ये एक ही चीज़ है ना। तो इसमें क्या है ना, sin रेज़ टू पावर 5x, इसको हम जब इसमें हमने करके देखा तो sin x माइनस cos x अपॉन sin x cos x। अच्छा क्यों किया, मेरी मर्जी, मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही कुछ हो जाए, क्योंकि वो सेक और कॉसेक अलग अलग लग रहे थे, हमने सोचा एक में ही बनाओ इनको, ठीक है। तो और यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी है a रेज़ टू पावर 5 माइनस b रेज़ टू पावर 5 में कि a माइनस b a रेज़ टू पावर 4 प्लस a रेज़ टू पावर 3 इंटू v प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू b रेज़ टू पावर 3 प्लस a b रेज़ टू पावर 4, माफ़ करना कोई गलती होगी, थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है ना। और sin x माइनस cos x, ये जो पहला वाला टर्म आएगा वो कट जाएगा। अच्छा ये चीज़ कहाँ से पता लगेगी, जो आपने बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर था ना, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लो जाके उसके फॉर्मूले, आज समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो sin x माइनस cos x अपॉन sin x इंटू cos x, ये दोनों चीज़ें कट गई, ये जो sin x माइनस cos x और sin x माइनस cos x कट गया, तो आपने क्या मिल गया, sin रेज़ टू पावर 4x डॉट 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 जो लिखा है वो आप समझ लो, sin रेज़ टू पावर 4x और sin क्यूब cos x और प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस sin x इंटू cos क्यूब x प्लस cos रेज़ टू पावर 4x। अच्छा हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आके बैठ गए, हमने कि अब क्या करें, ये आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब इस स्टेप को अभी मत देखो, अभी मत देखो, अभी ये चीज़ सोचने का तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान नहीं देना। हम बैठे थे, हमने सोचा क्या कर सकते हैं इसके बाद, हमने सोचा कि इसमें से कुछ कॉमन तो ले ही जा सकता है, या हम सोच रहे कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, हमने कहा मल्टीप्लाई कर दें तो और 12 डिग्री हो जाएगा, हमने कि और फिर झंझट में पलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर देखा कि पहले से हमने क्या कॉमन लिया, साइन क्यूब, हमें क्या मिला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें दिमाग लगा कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह अगर हमें कहीं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो हमने सोचा O3 इससे और इसमें कॉमन ले तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन मिल जाएगा हमें। और दूसरे वाले टर्म में ये इसमें से साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हमारा आंसर वैसे ही छोटा हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, साइन रेज़ टू पावर 4x साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स को तीनों कॉमन लेके इनको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसमें से कॉमन ले लिया और इसमें से कॉमन ले लिया, तो हमें ये 1 हो गया, ये यहाँ पर भी 1 हो गया और 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, ठीक है। तो आपने क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया साइन 2x नीचे और 2 ऊपर, और इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि हमें तो यहाँ पर साइन 2x मिल गया था, हमें cos 2x बनाना था। cos 2x कैसे बनता है, cos 2x की आइडेंटिटी होती है 3, मतलब 4 होती है। cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और इसमें जब हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, जब इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बनाना था हमें, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स जब हमें बनाना था, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में मैं बाद में बताऊंगा ये चीज़, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बनाना था तो हमने -1 + 1 किया और इस टर्म को उठा के हमने cos 2x बना लिया और इस टर्म को उठा के हमने माइनस साइन 2x बना लिया, हमारा काम बन गया। तो -1 प्लस cos 2x माइनस साइन 2x इक्वल टू -4 अपॉन साइन 2x। ओके, ये अपना क्वेश्चन यहाँ इस लेवल पर पहुंच गया, ठीक है। हमने ये साइन 2x उठा के इधर साइड रख दिया, यहाँ अपना -2x आ गया, ठीक है। अब इसमें रेंज मेथड अप्लाई कीजिए। रेंज मेथड क्या होता है, अभी पहले वाले थोड़े से पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, याद नहीं हो तो देख लो जाके।
ठीक है। और नहीं देखो तो यहीं पे देख लो कि हमने इसकी रेंज निकाली और देखा कि किस किस वैल्यू पर इसकी रेंज इक्वल कर रही है, ठीक है। हमने इसकी रेंज निकाली तो वही बात आ गई कि a cos x प्लस b sin x की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -√a² प्लस b स्क्वायर से √a² प्लस b स्क्वायर तक, और ये -1 फोकट में लग गया इसके संग, तो √2 -1 और √2 + 1 हो गया, और -1 से 1 √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और इसमें से माइनस करेंगे तो -2.414 और 0.1414 वैल्यू आ जाएगी -1 से 1 तक। ये -1 से 1 इसकी वैल्यू है, इसकी इस वाले की वैल्यू। अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ पर हमें 2x नहीं बना होता है, यहाँ x बना होता और यहाँ 2x होता, तब हम ये बात नहीं लिख सकते थे। समझ आई क्यों नहीं लिख सकते थे? अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा, है ना। तो -1 से 1, और इसमें जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर लो, जिंदगी में किसी को भी इसके बीच में उठा के मल्टीप्लाई कर लो तो -4 नहीं मिलने वाला। कुछ भी कर लेना, हाथ पैर जोड़ लेना, भैया ला ले -4, लेकिन नहीं लाएगा, बड़ा ढीठ इंसान है ये, ठीक है। तो इसमें अपना सॉल्यूशन हो गया नो सॉल्यूशन और विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो रुको जरा, हाँ एक चीज़ और है, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, मतलब मैंने एक तो लोगों को ये क्वेश्चन बताया, वो कहे ऐसा भी कर सकते हैं, हमने कैसे कर सकते हैं भैया, जब तुम इसकी साइन रेज़ टू पावर की वैल्यू -1 से 1, ठीक है रेंज मेथड लगा दिया हमने, और इसकी वैल्यू -1 से 1 तक लाई करती है, ठीक है भैया। -1 से -1 तक, -∞ से -1 और इंक्लूडिंग 1 to ∞, इन दोनों की अलग अलग वैल्यू ये डिफाइन करती है। मतलब sec x की रेंज क्या होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और cosec x की क्या होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें इसका मैक्सिमम डिफरेंस और मिनिमम डिफरेंस निकालना, क्यों निकालना है वो भी बता रहे, रुको, है ना। हम ये देख रहे हैं कि इसका जो मैक्सिमम डिफरेंस निकालेंगे, अगर उसकी वैल्यू इसमें लाई करती है ना, इसमें लाई करती, तो हम वही उसी की वैल्यू, उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जरा रुको, सबर करो, मेरी बात सुनो, है ना। जब तुम इसकी वैल्यू, जैसे तुमने इसका माइनस निकाल लिया, तो हमें इन्हें क्या, मतलब मेरे को उन लोगों ने बताया कि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, क्यों नहीं कर सकते, और इसका रीजन भी है, ठीक है। जैसे साइन x की वैल्यू 1 थी, तब जरूरी है cos x की वैल्यू -1 होगी, कुछ और भी तो हो सकती है ना। तो आप इसकी वैल्यू मैक्सिमम डिफरेंस कैसे ला सकते हैं? अच्छा इसकी जगह एक तरीका कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, एक बार करके देख लेना, मैंने किया नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे ही बैठा था तो आ गया। इसका सॉल्यूशन एक और हो सकता है, रुको मैं बताता हूँ। हाँ तो ये हो सकता है इसका सॉल्यूशन, जैसे ये दो अपने को फंक्शन दिए थे, इसको f(x) मान लिया, इसको g(x) मान लिया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन किया, क्यों किया, क्योंकि हमें इसके जो डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर इस रेंज इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के रेंज के बीच में इसकी जो वैल्यू होगी ना, जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की रेंज होगी, मतलब sec x और माइनस cos x के माइनस की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, ये थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम वाला थोड़ा इंक्लूड हो गया। समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा डीप में जाऊंगा कि f(x) की वैल्यू, इसको हमने f(x) मान लिया, इसको g(x) मान लिया, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट क्यों किया? डिफरेंशिएट इसको हमने इस वजह से किया बेटा, क्योंकि हमें इस पूरे फंक्शन की हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब इन दोनों की डिफरेंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और ऐसे ही इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी। ये मैंने सोचा है, मतलब हो सकता है गलत हो, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको करके देखो, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। sin raised to power 5x माइनस cos raised to power 5x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को ये मिलेगा। और ऐसे ही हमने दूसरे वाले फंक्शन को sin x इक्वल टू 0 रख के देखो, cos x इक्वल टू 0 रख के देखो, और ये इक्वल टू 0 का रख के देखो, तो हमें इसकी अलग अलग x की वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। ऐसे ही आप gx के साथ करेंगे और इसका जो डिफरेंशिएशन 0 करेंगे, तब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, जैसे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब इन वैल्यू को जब आप फंक्शन में रख के देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है।
ऐसे ही आप इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस फंक्शन की, और इनकी जो रेंज आएगी मैक्सिमम मिनिमम के बीच की जो रेंज आएगी उसमें देखेंगे कि कौन से पॉइंट इक्वल हो रहे हैं। अगर इक्वल हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका नो सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। वैसे ये सोचा है, हो सकता है ये तरीका सही हो और हो सकता है ये तरीका कॉम्प्लेक्स भी हो जाए। मैं कहूँगा कि ट्राई करके देखो, अगर होता है तो ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये फंक्शन है f(x) और gx। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने 0 किया, इस और दूसरे वाले फंक्शन का 0 किया। क्यों किया डिफरेंशिएशन? क्योंकि हमें इससे मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकलती है। क्यों निकलती है वो यार मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं बता सकता। sin x की वैल्यू 0, cos x की वैल्यू 0, ऐसे करते हैं ना। और इस फंक्शन की वैल्यू 0 रख के हमने इसकी 3 वैल्यू निकाल ली। अब इसमें चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। ओके, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू, इसकी मैक्सिमम से मिनिमम के बीच की कोई वैल्यू और इसके मैक्सिमम के मिनिमम की कोई वैल्यू अगर इक्वल करती है तो वो ही उसका सॉल्यूशन होगा। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो आप गिन के आप लिखते हैं ना, वैसे नो सॉल्यूशन इसका आंसर है। तो ये था भैया अपना क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा नॉर्मली क्वेश्चन था, मतलब 10 में से 6 नंबर का। हाँ, हो सकता। अच्छा, एक चीज़ आप लोग के अंदर इंफीरियरिटी कुछ भी आता है, मतलब जैसे आपको सामने जैसे क्वेश्चन बोलता है तो आप सोचते हैं ओ माय गॉड ये कैसा क्वेश्चन हो सकता है ना। मैं ये 2 मिनट का टाइम इसलिए अलॉट कर रहा हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, तब आप क्या करते हैं कि आप ये सबसे पहले क्वेश्चन छानने लगते हैं कि देखते हैं पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो चौथा भी नहीं, तीसरा देखा, तीसरा थोड़ा दिमाग लगा नहीं, चौथा पे आ जाओ, थोड़ा दिमाग लगा नहीं, 5वें पे आ जाओ। तो ऐसा नहीं करना है। तो पहले एक क्वेश्चन उठाओ, पूरा दिमाग लगाओ, पूरा टाइम यूज करो। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना था लिमिट x टेंड्स टू c 3 - 4 sin a sin c रेज़ टू पावर हाफ अपॉन ये अपॉन होल में है। ठीक है ना, a - c का मॉड। ठीक है, ये जी, और इसका ऑप्शन है 1 2 2 3, मतलब 1 2 3 4 मान लो। तो आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। तो भैया ये वाला सॉल्यूशन रहा इस वाले क्वेश्चन का। इसमें क्या था ना, लिमिट a टेंड्स टू c, एक छोटी सी गलती और होगी, यहाँ पर x नहीं a होगा। लिमिट a टेंड्स टू c, इसमें छोटी सी गलती होगी, वो x की जगह a था। सॉरी यार, मतलब होता रहता है, पहली वीडियो है तो आगे से नहीं होगी ये गलती। अभी आप पॉज करके एक बार फिर अप्लाई करके देख लीजिए a टेंड्स टू c करके। ठीक है, कर लिया होगा फिर। ठीक है, 3 - 4 sin a sin c अपॉन
साइन ए माइनस सी एच टू पावर हाफ, ये मतलब ऐसी तरह का क्वेश्चन था अपना। तो एंगल्स जब अपने एपी में हुए तो वो जो एंगल है वो ट्रायंगल के एंगल है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, इससे हमने वैल्यू निकाल ली, बी की साइन 60 होगी। अच्छा, अपना क्वेश्चन ये है, ये वाला जब फॉर्म देगा तो हमारे दिमाग में वो ट्रिग्नोमेट्री का वही फॉर्मूला याद आया कि हमने 4 साइन ए साइन सी, 4 साइन ए साइन सी। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मतलब ये दो कंसेप्ट को मिला के बना था, लिमिट और ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ऑब्वियसली। तो इसमें क्या ना, जब आप इसको देख रहे होंगे तो 2 साइन ए साइन सी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस सी प्लस कॉस ए माइनस सी, ठीक है, ठीक है। प्लस मतलब अगर इस फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू -2 से साइन ए साइन सी, तो उसी फॉर्मूले को लगा के हमने 3 प्लस 2 कॉस ए प्लस सी प्लस 2 कॉस ए माइनस सी, नीचे ए माइनस सी का मॉड, ठीक है। ये ए प्लस सी 2b के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये तीनों एंगल एपी में है, तो ये 2b हो गया। b की वैल्यू अपनी 60 निकल ही आई थी, यहाँ पे 60 रखोगे तो cos 120 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -½ होती है, ठीक है। और -½ होती है तो 3 - 1 प्लस 2 cos a माइनस सी अपॉन ए माइनस सी का मॉड हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, और 1 प्लस cos a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये होता है फॉर्मूला, है ना। जैसे इसमें लिखा था 1 प्लस कॉस ए माइनस सी, तो इसका क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई ए माइनस सी बाई 2, ओके। तो साइन स्क्वायर रूट हट जाएगा तो साइन स्क्वायर का साइन हो जाएगा, और 2 √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और ये ए माइनस सी नीचे था ही, इसमें हमने अपॉन 2 लगाया, इधर साइड 2 लगाया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ए माइनस सी बाई 2 और ए माइनस सी बाई 2 की वैल्यू लिमिट ए टेंड्स टू सी साइन थीटा अपॉन थीटा हो गया अपना 1, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो, लेकिन एक बार फिर से देख लो खुद ही, ये सॉल्यूशन भी है इसी का, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भैया ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 था अपना। इस क्वेश्चन में क्या कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos इनवर्स 1/x प्लस m cos इनवर्स x इक्वल टू n/2। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, 10 में से 7 रेटिंग दूंगा मैं इसको। और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई, m इज ग्रेटर देन 0 n इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, बहुत बार तुम लोग क्या करते हो कि ये कंडीशन देखते नहीं हो, इसको इग्नोर मार देते हो। इसको इग्नोर कभी भी नहीं मारना है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपका इसी में छुपा बैठा हो, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे।
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन का 9th का सॉल्यूशन ये रहा कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एफ cos इनवर्स एक्स इक्वल टू n पाई बाई 2। रेंज फॉर्म लगाओ, जिसमें हम इसमें देखा हमने 1 माइनस एक्स, है ना। जैसे कि इसको पहले उठाते हैं, cos इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, -1 से 1 तक। ऑब्वियसली ITF में तुम लोगों ने पढ़ा होगा फंक्शन चैप्टर में, ITF और फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। 1 माइनस एक्स की वैल्यू, तो इससे हमने इसकी वैल्यू निकाली हमने, तो 0 से 2 आई, कैसे आई, माइनस लगाओ इस पर, तो -1 से 1 तो अभी भी रहेगा, +1 कर दोगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको रिड्यूस करके देखेंगे, रिड्यूस क्यों करके देखेंगे, क्योंकि हमने एक बात ये भी कह रखी है कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक लाई करनी चाहिए, ओके। और दूसरी बात हम ये भी कह रहे हैं कि जो इसमें जो वैल्यू आएगी, जो 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 से 2 तक लाई करेगी, है ना। तो हमें कोई ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जो इन दोनों फंक्शन में आ जाए और अपना फंक्शन वैलिड हो जाए। मतलब इन दोनों में कोई ऐसी वैल्यू डालो, मतलब इन दोनों की x की जगह कोई ऐसी वैल्यू डालो जिसमें कि जो cos इनवर्स x का एक वैलिड आंसर आ जाए, ठीक है ना। और इसकी एक लिमिट जहाँ तक डिसाइड हो वो हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। तो हमने क्या, इसका -1 से 1 और इसका 0 से 2, तो हमें इसके बीच में एक रेंज मिल गई 0 से 1 वाली। तो हमने x की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर दी, 0 से 1, ठीक है भैया, है ना। अब क्या है, cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स प्लस एम कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू n पाई बाई 2। एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक है। अब एक चीज देखो कि अपना जो कॉस का ग्राफ होता है, याद है आपको, उम्मीद है नहीं याद होगा, चलो एक बार देख लेते हैं। देखो कुछ इस तरह से कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, जो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है, जो यहाँ पर ये वैल्यू होती है ना पाई की, वो आती है अपनी लगभग, मेरे को याद नहीं आ रही, मतलब पाई होती है, पाई होती है यहाँ पर वैल्यू, और इसकी जो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो ऑब्वियसली 0 ही होगी, और यहाँ पर ये पाई बाई 2 वैल्यू होगी जो 0 पर आएगी, ठीक है। और रेंज इसकी जो एक्स की वैल्यू मतलब डोमेन होगी वो -1 से 1 तक होगी। तो इस तरह से आपका उसका फंक्शन होता है कॉस इनवर्स एक्स का, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 थी, मतलब अभी पीछे ग्राफ बनाया था ना, तब अपने को जब x की वैल्यू 0 से 1 थी, देखना जरा, जब x की वैल्यू 0 से 1 थी, x की वैल्यू 0 से 1 थी, तब अपने जो फंक्शन की y की वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी कि नहीं थी ना, पॉजिटिव, ठीक है भैया। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 थी तो y की वैल्यू जो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 होगी, और cos इनवर्स x की भी वैल्यू 1 होगी, और सॉरी पॉजिटिव होगी, है ना। और ये m भी अपना पॉजिटिव है, अभी पीछे क्वेश्चन में दिया था ना कि m पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये अपना अभी पॉजिटिव हो गया। और इसमें ये लेस देन इक्वल टू 0 है, जो एच की वैल्यू है ना, और ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी इक्वल नहीं हो सकते सिवाय 0 के, ठीक है। अगर एक ही कंडीशन पे 0 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अपने अरमान टूट गए। अगर इसको 0 होना है, देखो इसको तो 0 हो ही जाएगा कि n की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा। इसको 0 होना है तो इन दोनों को 0 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटू 0 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है भैया। अगर इन दोनों को 0 करेंगे तो हमें कोई एक ऐसी x की वैल्यू चाहिए, x की मतलब कोई ऐसी डोमेन की वैल्यू चाहिए इसमें और इसमें, है ना, जो डालने पर दोनों की वैल्यू 0 आए। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और cos इनवर्स x इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकते एक साथ, ठीक है। अगर जैसे 0 रख भी दो तुम, है ना, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पाई बाई 2 आ गया, cos इनवर्स पाई बाई 2 0 होता है, ठीक है। सॉरी cos 0 1, सॉरी आई एम सॉरी रियली सॉरी, cos इनवर्स 1 आ गया, है ना, आ गया, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ का अगर 1 आ गया तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 cos 0, तो यहाँ पर 1 ऑब्वियसली हो जाएगा। तो ऐसा कोई केस ही नहीं है जिसमें कि ये दोनों वैल्यूज एक साथ 0 हो जाए, ठीक है। तो अपना ये सॉल्यूशन का नो सॉल्यूशन हो गया, मतलब बंटा डार हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे।
तो भैया ये वाला क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसको मैं रेटिंग दूंगा 10 में से 6। और इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जा रही थी। अच्छा, कॉस इनवर्स का जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई। साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 तो इसको हम जब इससे कैंसिल करेंगे तो अपने 2π/3 आ सकता है, क्योंकि इसको अपनी रेंज में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने इसको कैंसिल कर दिया। इसको जब इससे कैंसिल करेंगे तो अपना 2π/3 अपनी रेंज में नहीं आ रहा है, तो हम इसको लिए क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज की वैल्यू आएगी ना, वो उसके अंदर आनी चाहिए, रेंज की वैल्यू के अंदर। ठीक है, कैसे करेंगे, रुको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है ना अपना कि cos इनवर्स cos 2π/3 और sin इनवर्स sin 2π/3, तो इसको हम इससे काट सकते हैं। यहाँ 2π/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा वो कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इससे काट देंगे तो काट सकते हैं, क्योंकि इसकी जो cos इनवर्स की जो रेंज की वैल्यू आएगी, जो cos इनवर्स की रेंज की वैल्यू 0 से पाई आनी चाहिए। जो 2π/3 0 से पाई के बीच में आता ही है ऑब्वियसली, है ना। तो इसको हम इससे काट सकते हैं। अच्छा, इसको इससे नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, जैसे -π/2 साइन इनवर्स की रेंज होती है। अगर हमने साइन 2π/3 की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, है ना, साइन 2π/3 की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, जो भी आई होगी, और मान लो x आ गई वैल्यू, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू जो आएगी, जो साइन इनवर्स x की वैल्यू आएगी वो -π/2 की रेंज में आएगी, है ना। और अगर हमने इसको इससे काट दिया तो ये 2π/3 यहाँ पर लिखना गलत हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो हमें इसको रेंज में बनाना होगा, तो पाई -π/3 हमने इसको लिख दिया। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, ऑब्वियसली साइन थीटा, है ना। और अब इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये π/3 कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 तक। तो अपना ये आंसर आ गया, π/3 कैंसिल हो गया और पाई हो गया। तो इतने हमने 10 क्वेश्चन इसमें करा दिए। अब कुछ बातें कर लेते हैं ज्ञान की, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जैसे आप पेपर कर रहे हो, जब आप पेपर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि मेरे की बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, मतलब दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। वो किस वजह से होता है, वो मैं बताता हूँ किस वजह से होता है। जब आपके सामने पेपर खुलता है ना, तब आप ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये आप ये नहीं देखते कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब आपने पहला क्वेश्चन देखा, नहीं हो रहा है, दूसरा देखा, नहीं हो रहा है, तीसरा देखा, नहीं हो रहा है, आपका बुद्धि खराब, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, भाई कूद के जाइए 15वें क्वेश्चन पर आपको। और ये मोस्टली होता है, जैसे आपके क्वेश्चन हो रहे होंगे ना, तो मतलब मेरे साथ तो ऑब्वियसली हर बार हुआ है, जब भी मैंने पेपर दिया था कि 15वां 20वां 25वां ऐसे उठाता था मैं क्वेश्चन। और जब ये क्वेश्चन उठाता था ना, तो अगर हो रहे हैं तो ये सारे हो रहे हैं, मतलब पहले 3 के मल्टीपल में उठा लिए, फिर 4 के मल्टीपल में उठा लिए, और फिर 5 के मल्टीपल में उठा लिए। और जैसे मान लो अगर जैसे मैंने पहले 4 के मल्टीपल में उठाए थे, है ना, और फिर 3 के मल्टीपल में उठाए तब भी 15 आ गया, 5 के मल्टीपल में उठाए थे तब भी 15 आ गया। तो अगर मेरे से 15 हो जाता है पहली बार में ही मेरे से 15 हो जाता है, तो मेरे अंदर ही हो जाएगा, अरे यार इसको छोड़ना, आगे चलना, जैसे 5वें वाले पे पहुंचे 20वें वाले पे चलना। और जब मेरे से नहीं होता है तब मेरे पास दूसरी चांस होती है उस 15 को दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए। और बहुत बार केस में ये होता है कि जब आप पेपर छोड़ रहे होंगे ना, तभी आपको 3-4 क्वेश्चन तब आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि आपका बुद्धि खुल जाती है उस टाइम। समझ आ रही है ना बात में। तो आप जब ये क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद अटेम्प्ट करेंगे ना, तब आपका दिमाग चल जाए, वो ये क्वेश्चन वैसे हो सकता था, मैं छोड़ा है ना, या मैंने लास्ट पॉइंट पे किया और आंसर गलत हो गया। तो अगर उस क्वेश्चन को थोड़े टाइम बाद आप करें, जैसे आपने तीसरे वाले मल्टीपल पे कर रहे हैं, पहले तीसरा किया, फिर 6वां किया, फिर 9th किया, जब 15वें पहुंचे तो 15वां देखा, 15वां नहीं हो रहा था, चलो 18वां पे पहुंचो, है ना, 18वां हो गया, ठीक है, 12वां 15वां नहीं हुआ, 5वें पे जब गए तब 5वें पे आपने क्या किया, 5वां हो रहा है, 10वां हो रहा है, 15वां देखा, 15वां कैसे कर सकते हैं, नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर 6वें के मल्टीपल पे गए। ऐसे करते करते जब तक देख लो आपके 15 से 20 क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद क्वेश्चन उठाओ कौन कौन से आप कर सकते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात, कौन कौन से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, कौन कौन से सिंपल हैं जिसमें आप दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करता था, अगर आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं। ठीक है, अब एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे
योर वन क्लास ऑलवेज मोटिवेट्स मी, इसका मतलब क्या है? योर वन, सी फॉर कमेंट, एल फॉर लाइक, ए फॉर एंड, एस फॉर शेयर, एस फॉर सब्सक्राइब। मतलब आपका एक क्लास मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, तो इसको कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी करना है करो, लेकिन जल्दी करो, ठीक है। आपका बहुत बड़ा घाटा हो सकता है अगर आप इस वीडियो को मिस कर रखे हैं, क्योंकि इसमें एक डिसिप्लिन बन रहा है। आप रोज 10 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आपके पास एक डिसिप्लिन बन रहा है, ठीक है, आपके पास रिवीजन करने का, ठीक है। आपको 10 क्वेश्चन दिए ना मैंने आज, ऐसे मैं हर रोज 10 दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ अपने, ओके, अब मिलते हैं कल।